हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारी क्लास में रहने वाला है क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो रिलेटेड है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र से। सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युतिकी की, जो कि एक फिजिक्स की शाखा है। वैद्युतिकी फिजिक्स की या भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम गतिशील आवेश और स्थिर आवेश दोनों के बारे में जो कंसेप्ट्स होते हैं, जो अभिधारणाएं होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। उस शाखा को हम बोल देते हैं वैद्युतिकी। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो विद्युत से संबंधित है, वो क्या है? वो वैद्युतिकी है। और ये जो वैद्युतिकी है, इसकी दो ब्रांचेज हैं, मतलब दो शाखाएं हैं। एक तो है स्थिर वैद्युतिकी, एक शाखा जो है वैद्युतिकी की वो है स्थिर वैद्युतिकी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। और दूसरी जो शाखा है वो है वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक वैद्युत गतिकी। ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी को क्या है? स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आवेश जो है वो स्थिर अवस्था में रहता है और हम उस स्थिर आवेश से संबंधित अभिधारणाएं हैं या आवेश के गुण हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जो भी कंसेप्ट है। और आवेश कैसा है? आवेश आपका स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश से संबंधित अभिधारणाओं का अध्ययन करते हैं, वो शाखा स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। और अपना जो पहला जो चैप्टर है क्लास 12th का, वो स्थिर वैद्युतिकी से ही संबंधित है। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर है। अब बात करते हैं अगली शाखा, वो उसका नाम है वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी क्या है? ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आवेश का वेग 0 नहीं होता। मतलब आवेश कैसा होता है? गतिशील अवस्था में होता है। और हम उस गतिशील अवस्था में जब आवेश होता है तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। वो शाखा कौन सी है? वैद्युत गतिकी। ठीक है। तो कंफर्म आपको समझ में आ गया होगा कि जो वैद्युतिकी है, वैद्युतिकी की दो शाखाएं हैं। एक तो है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरी है वैद्युत गतिकी। ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी वह शाखा है जिसमें आवेश स्थिर अवस्था में होता है और हम उस आवेश की अभिधारणाओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन वैद्युत गतिकी में आवेश गतिशील अवस्था में होता है और हम उससे संबंधित जितनी भी अभिधारणाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब अपने चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए आगे इस चैप्टर की सबसे छोटी कड़ी की बात करते हैं, और वो कड़ी है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश किसी पदार्थ या किसी वस्तु का वह गुण है या वह कारक है जो यह तय करता है कि दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के पास लाने पर आकर्षित होंगी या फिर प्रतिकर्षित होंगी। इसका पता हमें आवेश से ही चलता है। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, अगर इस पर शुरुआत में कोई आवेश नहीं है तो हमें ये पता ही नहीं लग सकता कि ये दोनों वस्तुएं आपस में आकर्षित होंगी या फिर प्रतिकर्षित होंगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी बल नहीं लगेगा। लेकिन अगर Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, मतलब कोई ना कोई इनके ऊपर आवेश है, तो हमें उस आवेश से यह पता लग जाएगा कि ये जो दोनों वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी या फिर प्रतिकर्षित करेंगी। ठीक है। तो भाई आवेश क्या है? आवेश एक कारक है, एक फैक्टर है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक गुण भी है। ये किसी वस्तु पर कोई गुण भी हो सकता है जो यह तय करता है कि दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को
प्रतिकर्षित करेंगी या फिर आकर्षित करेंगी। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं आवेश की प्रकृति की। अब हम आगे बात करते हैं आवेश की प्रकृति की। तो आवेश की जो प्रकृति होती है या उसकी जो विद्युत ऋणता होती है या ध्रुवणता, ध्रुवणता भी कह सकते हैं, पोलैरिटी बोल सकते हैं। तो आवेश की जो ध्रुवणता है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने हमें यह बताया कि आवेश की प्रकृति दो प्रकार की है, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। इसी के आधार पर आवेश को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। और आगे बात करते हैं कि ये जो आवेश हैं, ये आवेश अगर सजातीय हैं, मतलब एक ही प्रकृति के हैं, मतलब दोनों समान प्रकृति के हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। परंतु अगर आवेश विजातीय प्रकृति के हैं, मतलब असमान प्रकृति के हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर समान या सजातीय प्रकृति के आवेश हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विजातीय प्रकृति के आवेश हैं, मतलब दोनों अलग अलग हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। भौतिकी में आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो आवेश है, ये जो जिससे हमने इसको लिखा है या प्रदर्शित किया है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से, ये उस आवेश के मान, मतलब उसके परिमाण को प्रदर्शित करता है। आगे बात करते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है, प्रत्येक पदार्थ एक छोटे से छोटे कण से मिलकर बना होता है, और वह जो छोटे से छोटा जो कण है उसको हम परमाणु कह सकते हैं। मतलब प्रत्येक पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, वो परमाणु होता है। और प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु की जो संरचना है, परमाणु की संरचना की और उस परमाणु पर रहने वाले आवेश की बात करते हैं। तो परमाणु जो है वो उदासीन होता है। और किस तरीके से उदासीन होता है, मतलब इसकी संरचना की अगर हम बात करें, परमाणु की संरचना की, तो ये जो येलो से और ये जो ब्लू कलर से जो हमने शो किया गया है, ये ब्लू कलर से तो है उसमें न्यूट्रॉन्स, और येलो कलर से जो बीच में है नाभिक में वो है प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रेड कलर से, वो उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। एक जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, इस कारण उसका परमाणु का संपूर्ण जो आवेश होता है वो शून्य होता है। तो अब हम आगे बात करते हैं परमाणु की। परमाणु के मुख्यतः तीन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है, इसलिए -e से लिखते हैं। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो +e से लिखते हैं, और न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो शून्य होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। एक जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, Ne = Np। इस कारण इसका टोटल ऋणावेश, कुल ऋणावेश बराबर होता है कुल धनावेश के। और अगर हम परमाणु पर कुल आवेश की बात करें तो एक परमाणु पर जो कुल आवेश होगा वो शून्य होगा। इसका मतलब साफ है कि प्रत्येक परमाणु जो है वो उदासीन होता है। प्रत्येक परमाणु प्रारंभिक अवस्था में कैसा होगा, उदासीन होगा। पदार्थ का, तो पदार्थ भी क्या हो गया, प्रारंभ में पदार्थ भी जो होगा वो भी उदासीन होगा। प्रत्येक जो पदार्थ है वो कैसा होगा, वो उदासीन होगा, उस पर
आवेश का मान शून्य होगा, कुल आवेश उसके ऊपर शून्य होगा। ठीक है, तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि पदार्थ भी दो तरीके के हो गए, एक तो आवेशित भी हो सकता है और एक अनावेशित या उदासीन भी हो सकता है। आवेशित पदार्थ वह पदार्थ है जिस पर कुछ ना कुछ आवेश होगा, और अनावेशित या उदासीन पदार्थ वह है जिस पर कि कोई आवेश नहीं होगा। वह पदार्थ जिस पर कोई आवेश नहीं होगा उसको हम उदासीन या फिर अनावेशित पदार्थ कह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं वस्तु पर आवेश उत्पन्न होने का कारण। तो वस्तु पर आवेश उत्पन्न होने का कारण है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। जब कभी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। यहाँ मान लो दो वस्तुएं हैं ए और बी, दोनों उदासीन थी पहले, प्रारंभ में इस पर आवेश शून्य था और इस वस्तु पर भी आवेश शून्य था। मतलब साफ है कि ये जो वस्तु है, इस वस्तु का जो टोटल धनावेश था वो टोटल ऋणावेश के क्या था, बराबर था। मतलब प्रारंभ में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर था, और यही कहानी इधर थी, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर था प्रारंभ में, शुरुआत में। लेकिन बाद में क्या हुआ भाई, ऐसा हमने दोनों पदार्थों या दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया। ये तो कब है, ये तो है रगड़ने से पूर्व। ठीक है, अब दोनों को रगड़ा, मान लिया इधर से दो इलेक्ट्रॉन ए वाली ने त्याग दिए और बी वाली पर आ गए, तो क्या हुआ रगड़ने के बाद, भाई इधर से तो इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई ए वाली वस्तु से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया। इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन घट गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। समझ गए? तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो धनावेश बढ़ेगा, तो ये वस्तु धनावेशित हो गई, इस पर भी आवेश आ गया, और ये वस्तु, इस पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो ये वस्तु इलेक्ट्रॉनों के नंबर बढ़ने के कारण ऋण आवेशित हो गई। अब कितना आवेश आया कितना नहीं आया वो तो Q इज इक्वल टू N ही बताएगा हमें, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, E से लिखते हैं, E का मान इतना होता है, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक E का मान इतना होता है, याद रखना, समझ गए? अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्लस E से, इलेक्ट्रॉन पे बात करें आवेश की तो माइनस E से, बाकी का मान तो ये होता है। तो वस्तुओं में आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाना या आना, वो ही आवेश उत्पन्न होने का कारण है। इसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत आवेश के मात्रक और विमा की। तो भाई इसका SI मात्रक जो होता है ना आवेश का, इसका SI मात्रक होता है कूलाम। लिखते हैं इसको C से। वही एक सूत्र लिखा था हमने विद्युत धारा का, I बराबर Q/T लिखते हैं। इस सूत्र से Q बराबर क्या बन गया? IT। मात्रकों की बात करें तो इधर से कूलाम, Q का मात्रक, विद्युत धारा का एम्पियर, और समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड हो जाएगा। एक कूलाम बराबर क्या लिख सकते हैं? एक कूलाम बराबर एक एम्पियर बराबर एक कूलाम बराबर एक एम्पियर इंटू सेकेंड, ये होगा। ठीक है, ये इसका SI मात्रक है कूलाम, और इसके बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड के। CGS मात्रक की बात करें तो वैद्युत आवेश का CGS मात्रक एक तो होता है ESU, एक होता है EMU। ESU तो बोला जाता है
स्थिर वैद्युत मात्रक, ESU क्या है? ये स्थिर वैद्युत मात्रक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। EMU ये है, सॉरी, विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक। ठीक है, अब इनमें रिलेशन क्या है? एक कूलाम जो है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, और एक EMU जो होता है वो बराबर होता है 10 कूलाम के। ठीक है, ये दोनों रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इनसे ही आप ये भी निकाल सकते हो कि जो एक EMU किसके बराबर होगा, इसलिए एक EMU बराबर होगा 3 × 10⁻10 ESU के। ठीक है, ये EMU और ESU में रिलेशन आ गया। ये जो रिलेशन है वो EMU और ESU में रिलेशन है। इसके बाद बात करते हैं हम सबसे छोटे मात्रक की। तो आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक है, कई बार पूछा जाता है भाई बोर्ड एग्जाम में कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, तो वो लिखना है आपको फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ा मात्रक आवेश का वो है फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक कौन सा? फैराडे। अब ये भाई किस किस के बराबर होते हैं, किस तरीके से होते हैं वो देखिए। अब जैसे मैं एक सबसे छोटा मात्रक तो फ्रैंकलिन हो गया, और फैराडे की बात करूं तो एक फैराडे, कई बार रिलेशन पूछता है भाई, 96,500 कूलाम के बराबर होता है एक फैराडे। कई बार पूछ लेता है, याद रखना, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। क्लियर? सबसे बड़ा मात्रक है विद्युत आवेश का, और सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। सबसे छोटा मात्रक क्या लिखोगे? फ्रैंकलिन। ऐसे लिखते हैं FR से। सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। लिखते कैसे हैं? F से। और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम के बराबर होगा। क्लियर? चलो अब आगे बात करते हैं वैद्युत आवेश की विमा की। वैद्युत आवेश की विमा, डायमेंशन। वैद्युत आवेश की विमा, देखो आवेश के बारे में सारा कंप्लीट होने वाला है इसी क्लास में। ठीक है, बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। अब रोज कुछ ना कुछ आपके लिए हम फिजिक्स से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे इसी चैनल पर। अब हम बात करते हैं विमा की। आवेश की विमा, भाई आवेश का सूत्र तो लिखा था IT, क्यू की विमा क्या लिखूंगा मैं? इधर आ जाएगी फिर I की विमा विद्युत धारा की, A आ गई ना एम्पियर से, इसकी समय की लिख दी T। तो आवेश की विमा क्या हो गई भाई? क्लियर है, आवेश की विमा हो गई AT। ठीक है, तो आवेश की जो विमा है वो आवेश की विमा लिखी जाएगी किससे? AT से। तो बेटा आज के हमारे इस वीडियो में अभी केवल इतनी सी ही क्लास दे पाऊंगा मैं आपको। फिर आगे जो भी क्लासेज रहेंगी वो अपनी खूब लेंथी क्लासेज रहेंगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आवेश के गुणधर्म से संबंधित होगी। 4 गुणधर्म होते हैं आवेश के, और न्यूमेरिकल के साथ होंगे वो चारों के चारों गुणधर्म। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है,
हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी मेहनत से, इतनी गर्मी में, इतने पसीने में बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला जो नेक्स्ट वीडियो है वो आवेशों के गुणधर्म से रहने वाला है। आवेशों के गुणधर्म आपको बताएंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे करवाएंगे। ठीक है, तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।